हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में आईपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आरजेएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिफाइंस इट्स इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पढ़ लें, आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा अपने अंतर क्षेत्र अधिकार को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन सेक्शन 4 क्लॉज 1, सेकंड 4 क्लॉज 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 2। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन, इंडियन सिटीजन मर्डर्स ए फ्रेंच सिटीजन इन पेरिस एंड एब्सकॉन्स, ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन बंबई, ही विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी। क्वेश्चन समझे आप कि ए जो सिटीजन था उसने मर्डर किया फ्रेंच सिटीजन का, कहां पर, पेरिस में, और वहां से भाग गया। बाद में वो बंबई में मिला इंडियन पुलिस के द्वारा, तो उस पर क्या मुकदमा चल सकता है अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले परमिशन ले ले। तो इनमें से 4-5 ऑप्शन है आपके, बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एट द प्लेस फिक्स्ड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री। सेकंड है प्रोसिक्यूटेड इन नेशनल कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली। थर्ड है प्रोसिक्यूटेड इन बॉम्बे ओनली, एंड फोर्थ है प्रोसिक्यूटेड एट एनी प्लेस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कहां पर, वो बंबई में मिला था इंडियन पुलिस के द्वारा। तो हमने सीआरपीसी में पढ़ा है ना कि जहां पर वो मिलता है पुलिस के द्वारा वहीं पे उस पर मुकदमा शुरू हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना हिंदी का पोर्शन में क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेदर इंडियन पीनल कोड 1860 अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। पहला ऑप्शन यस, सेकंड नो, थर्ड ऑप्शन है इफ द ऑफेंस इज एसोसिएटेड एंड हैज नेक्सस विद अनदर ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, एंड फोर्थ है ओनली इफ देयर इज ए म्यूचुअल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। बताइए थर्ड का क्या आंसर है। थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और जिसको इसका आंसर पता है सेक्शन नंबर बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 3 का कौन से सेक्शन में इस बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्पेनिश सिटीजन who has residing in Paris instigated the commission of an offense which in consequence was committed in India. ठीक, he, पहला ऑप्शन is liable as the offense was committed in India. Second, is liable since the IPC also extends to extraterritorial acts. C, can be held liable because the offense was to be committed in India. Fourth, cannot be held liable because instigation was not given on Indian territory. तो इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर बताइए कौन सा है। ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड ओवर। पहला, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स ऑन द हाई सीज। ऑप्शन नंबर बी, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन फॉरेन मर्चेंट शिप्स इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ऑप्शन नंबर सी, offenses committed on foreign warships in Indian territorial water, या ऑप्शन नंबर डी, पायरेसी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑफेंसेस कमिटेड ऑन फॉरेन वॉरशिप्स इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। पहला है क्राइम इज नेसेसरीली एन इमोरल एक्ट, क्राइम इज नेसेसरीली एन एंटी सोशल एक्ट। सी, क्राइम इज नेसेसरीली एन एंटी कम्युनल एक्ट, एंड फोर्थ, क्राइम इज नेसेसरीली एंटी रिलीजियस एक्ट। आईपीसी के जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं ना, या किसी ना किसी स्टेट में पूछे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयरली, तो ये आपके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान से इसका आंसर करिए कि सी वाले 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो क्राइम क्या होता है। क्राइम हमारा एक एंटी सोशल एक्ट होता है। ठीक, हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर कोई
एक्ट करते हैं तो उसको हम क्राइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ में बोला है भारतीय दंड संहिता के तहत उपहति शब्द का अर्थ है, सॉरी उपहति नहीं, ये होगा आपका क्षति, ठीक है। क्षति शब्द का अर्थ है पहला केवल शारीरिक उप शारीरिक क्षति, दूसरा होगा केवल शारीरिक और मानसिक क्षति, ठीक। थर्ड होगा केवल शारीरिक और संपत्ति को नुकसान, एंड फोर्थ होगा शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा शरीर हो, चाहे मन हो, प्रतिष्ठा हो या संपत्ति हो, दैट इज बॉडी हो, माइंड हो, रेपुटेशन हो या प्रॉपर्टी हो, ये सब इंजरी में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, Who was not exempted from intra-territorial jurisdiction of the Indian Penal Code? पहला President of India and the Governor of States, दूसरा Public, तीसरा Foreign Sovereigns and Ambassadors, and fourth Alien Enemies। तो बताइए इनमें से किसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, पब्लिक को, फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर आईपीसी इज डिफाइंड। मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइन करी गई है? पहला ऑप्शन 21, दूसरा 22, तीसरा 23 एंड फोर्थ 24। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है आईपीसी में? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22। थर्ड 10th क्वेश्चन, विच इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 आईपीसी। इनमें से कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? पहला ऑप्शन सॉइल, दूसरा चेक, तीसरा ट्री एंड फोर्थ फिश इन ए टैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? यहां पे मृदा, चेक, वृक्ष, टैंक की मछली। तो आंसर है हमारा सी, दैट इज ट्री। क्वेश्चन नंबर 11, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस हैज बीन डिफाइंड अंडर आईपीसी। यानी कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन कहां पे डिफाइन किया गया है? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा है 24 एंड लास्ट है हमारा सेक्शन नंबर 27। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है इन चारों में से, कहां पे डिफाइंड किए गए हैं? तो ये डिफाइन करे गए हमारे सेक्शन नंबर 23 और 24 में क्या क्या डिफाइंड है? डिसऑनेस्टली, ठीक। तो डिसऑनेस्टली से पहले हमारी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 12, काउंटरफीट अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 30, 28, 29, 27। काउंटरफीट कहां पर डिफाइंड है? ये हमारे सेक्शन नंबर 28, ठीक, धारा 28 में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से हमें करेक्ट देखना कि कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है काउंटरफीट सेक्शन 28, तीसरा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 29, थर्ड है डॉक्यूमेंट सेक्शन 28 और ओमिशन है सेक्शन 31। तो अभी हमने देखा काउंटरफीट कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 28। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 29A ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट, दूसरा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी पूछा क्वेश्चन है अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। यानी हिंदी में पढ़ देता हूं, आईपीसी की धारा 34 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह एक मूल अपराध बनाता है, दूसरा यह प्रक्रिया
यह प्रक्रिया का एक नियम निर्धारित करता है। तीसरा, यह सबूत का एक नियम है। एंड लास्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 के बारे में कौन सा सही है? क्या ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, क्या ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, क्या ये रूल ऑफ एविडेंस है, या इनमें से कोई भी नहीं है? जैसे हमें पता है सेक्शन नंबर 34 आईपीसी सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पनिशमेंट नहीं दे रखी। ठीक, रूल ऑफ प्रोसीजर भी नहीं है, रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक, तो जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, अगर उनको हमें प्रूव करना है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो सिमिलर थी, सेम कॉमन इंटेंशन से उन्होंने कोई अपराध किया है, तो इसके लिए हम सेक्शन 34 का यूज करते हैं। वो हमारा रूल ऑफ एविडेंस है, हम इसको साक्ष्य के रूप में यूज करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 16, imputed criminal liability principle is laid down in which of the following provision या provisions? ठीक, पहला ऑप्शन है, हमें क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताना। जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी है कौन से सेक्शन में डील करता है? सेक्शन नंबर 34। दूसरा ऑप्शन 34 एंड 149। तीसरा ऑप्शन सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी जो अबेटमेंट के बारे में बात करता है, एंड सेक्शन नंबर 120A ऑफ आईपीसी जो कि हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? देखिए, सोचिए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी रिकॉग्नाइजेज वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं सख्त दायित्व का सिद्धांत। एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 34 के बारे में बताता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बात करता है ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। तो जो ए था वो जेड को मारना चाहता था और उसके लिए उसने क्या करा, आधा काम तो क्या करा, उसने खाना नहीं दिया और आधे काम उसने क्या करा, उसकी पिटाई करता रहा। ए इज लाइबल फॉर मर्डर बाय वर्च्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी। तो इसमें बोला गया है कि जो ए था वो मर्डर के लिए लाइबल हुआ इनमें से कौन सी सेक्शन की मदद से या उनके द्वारा। ठीक, पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 36, दूसरा है सेक्शन नंबर 37, तीसरा है सेक्शन नंबर 34 एंड फोर्थ है हमारा सेक्शन नंबर 35। इवन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आईपीसी का जो बैरेक्ट है उसका इलस्ट्रेशन भी है, तो इलस्ट्रेशन जिसने अच्छे से पढ़ी है वो इसका आंसर करेक्ट दे सकता है। तो 36 आंसर है, 37 है, 34 है या 35 है? इसका आंसर है सेक्शन नंबर 36 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अब ये हो गया है मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच द फॉलोइंग करते हुए कोड्स सही करने हैं। तो पहला ऑप्शन है जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ, ये शायद कुछ गलत हो गया टाइप। दूसरा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तीसरा है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ गुड फेथ। तो बताइए क्या होगा? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको देखिए और अच्छे से अपना आंसर बताइए क्या होगा ए बी सी डी में से। चलिए इसको ना मैच करते हैं। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, ये कहां पर है? ये यहां पर आ गया। एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ये यहां पर आ गया। एक्सप्लेनेशन टू गुड फेथ, गुड फेथ कहां पर है? ठीक, और जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ ये यहां पर।
तो ए बी सी डी, तो ए का आंसर है वर्स्ट, ये हो गया। सेकंड का है थर्ड, थर्ड कहां पर है, तो इसका आंसर है सी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी हार्बरिंग हैज बीन डिफाइंड, यानी हार्बर कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन 52A, सेक्शन 60, सेक्शन 212 या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द, मतलब ऑल ऑफ द अबव का मतलब है कि इन तीनों सेक्शन में हार्बरिंग के बारे में बताया गया है। तो डिफाइंड कहां पर है, डिफाइंड है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन नंबर 52A। क्वेश्चन नंबर 21, एज डिफाइंड इन आईपीसी अ वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ, यानी सेक्शन 21 क्या लिखा है, जैसे कि आईपीसी की परिभाषित किया गया है कि एक स्त्री का मानव स्त्री को दर्शाती है। पहला ऑप्शन 16 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, सी है 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, एंड डी है ऑफ एनी एज। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, एनी एज, कोई भी एज के बारे में आईपीसी में बताया नहीं गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है ए फाइल्ड एन एफआईआर गिविंग डिटेल्स ऑफ अ क्राइम दैट ही हैड कमिटेड एन ऑफेंस, देयर वाज नो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इन द एफआईआर एंड गेव ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। ठीक, यहां पे बोला गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेट है। हो सकता है कि ये चारों स्टेटमेंट सही हो, बट हमें बिल्कुल एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही आंसर हमें पढ़ के लगता है, हमें वो आंसर बताना है। पहला है द एफआईआर इज हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड हेंस इट is inadmissible as an evidence. However, the fact that A filed the FIR is admissible under section 8 of Indian Evidence Act. दूसरा ऑप्शन है since the FIR is confessional in nature, the fact that A filed the FIR is also not admissible in evidence. तीसरा है FIR including confession is admissible under Indian Evidence Act as it was voluntarily and before arrest. एंड लास्ट है इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज सी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। हिंदी वाले भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बीच में इंटरप्ट हुआ हूं। पहला ऑप्शन सही होगा, सेकंड सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, वैसे तो एफआईआर क्या होती है, जो हमारे सेक्शन नंबर 25 में है उसमें बाहर हो जाती है, उसमें हम यूज नहीं कर सकते जो भी स्टेटमेंट दी गई है, बट सेक्शन नंबर 8 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 8 है उसमें वो एडमिसिबल हो जाएंगे जो एफआईआर में जो स्टेटमेंट बोली गई है। ठीक, सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है, कॉमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म ही यूज्ड अंडर आईपीसी रिलेट्स टू अ पर्सन हु इज मेल ओनली, फीमेल ओनली, मेल और फीमेल बोथ, या लास्ट थर्ड जेंडर ओनली। तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। मेल ओनली, फीमेल ओनली, या दोनों, या थर्ड जेंडर। तो इसका आंसर है मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक, पुरुष हो या महिला दोनों। Question number 24. In IPC, the pronoun he and its derivatives are used for. First option male, second female, third any person whether male or female, and last है such words are not used in the code. तो बताइए 24th का आंसर क्या है। पहला ऑप्शन पुरुष, दूसरा महिला, तीसरा कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला, एंड लास्ट इस तरह के शब्द का प्रयोग संहिता में नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, इन आईपीसी द वर्ड वुमेन डिनोट्स टू, पहला ए फीमेल अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स, दूसरा ए फीमेल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तीसरा ए फीमेल अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स,
या लास्ट, अ फीमेल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग न्यूली बॉर्न फीमेल चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है? पहला 15 वर्ष से अधिक आयु की महिला, दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, तीसरा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला, या नवजन्मी महिला, बच्चे सहित किसी भी उम्र की महिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि एज आईपीसी में कहीं भी बताई नहीं गई है, तो फीमेल हो या मेल हो, ऑफ एनी एज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 तक आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डील करेंगे आईपीसी के। धन्यवाद।